हाय गाइस, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। हमारे अर्थशास्त्र की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय के लेखांकन के बारे में, और इस टॉपिक में खासकर किन चीज़ों का आप अध्ययन करने वाले हैं। कक्षा 12 का टॉपिक है, और इस जो बुक का नाम है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। बात अंग्रेजी में करें तो इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये है टोटली नेशनल इनकम अकाउंटिंग्स। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चर्चा उस पर कर लेते हैं। इस अध्याय में हम एक सरल अर्थव्यवस्था की मूल कार्य पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के खंड 2.1 में हमने कुछ प्रारंभिक विचारों का उल्लेख किया है जिसके साथ हम कार्य करेंगे। अध्याय के खंड 2.2 में हमने वर्तुल पथ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों से गुजरने वाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्त आय का हम कैसे आकलन कर सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। इसी खंड में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों का उल्लेख किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों विधियां इतनी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार बोर्ड के एग्जाम में यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आता है। कहां से? और राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधियां कौन कौन सी है, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो वो विधियां कौन कौन सी है, आप ध्यान दें। पहली विधि है, देखिए आप 3 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है उत्पाद विधि, देख रहे होंगे आप। दूसरी है व्यय विधि, और तीसरी है आय विधि। इस प्रकार से 3 विधियां हैं। पहली है उत्पाद विधि, दूसरी है व्यय विधि, और तीसरी है आय विधि। अंतिम खंड में जो होगा 2.3 में राष्ट्रीय आय की विविध उपकोटियों का वर्णन है। इसमें विभिन्न कीमत सूचकांकों जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक, सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक की परिभाषा दी गई है, और किसी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को लेने में जो समस्याएं आती है उस पर हम चर्चा कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर टॉपिक को पूरा समझना है और अच्छे समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आप वीडियो में पहले से आउट हो गए तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12th में इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैं कहूँ कि कक्षा 12th में नहीं आने वाली जो आप क्लासेस आप पढ़ेंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो चाहे पीजी में हो, हर जगह सब्जेक्ट आपके काम आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम राइट टू ब्राइटनेस पर आप आए हो और मेरा वीडियो लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो, तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज। आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं 2.1। समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं कौन कौन सी है, बेसिक्स कौन कौन सी है। तो देखिए, स्टार्टिंग में दे रखा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रियों में अग्रणी एडम स्मिथ, पहले भी नाम सुना होगा आपने 11th क्लास में, एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक की एक बुक है, उसका नाम भी आप अच्छे तरह से याद होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर याद नहीं है तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। कई बार पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है, या बुक का नाम दे दें कि इसके राइटर कौन है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, यानी कोई कंट्री है उसमें आर्थिक संपत्ति इकोनॉमिक असेट्स उसके कैसे सृजित होते हैं। देश अमीर या गरीब कैसे बनते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक अर्थशास्त्री के दिमाग में आते हैं, एक आम आदमी के भी दिमाग में आ सकते हैं कि कोई देश अमीर कैसे हो जाता है, कोई देश गरीब कैसे रह जाता है। और नेक्स्ट, ये अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन संपदा, अधिक उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त हुए देश प्राकृतिक रूप से धनी है, वास्तव में संसाधन ध्यान दीजिए, संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश हैं, जबकि अनेक समृद्ध देश के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। यहां क्या समझ रहे हैं आप, यहां बात आपको समझाई जा रही है कि जब भी एक आम व्यक्ति से बात की जाती है कि कोई देश अमीर कैसे, कोई देश गरीब कैसे,
तो इसका साधारण सा एक जवाब होता है कि जिस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, प्राकृतिक संपदा ज़्यादा होती है, यानी कि खनिज ज़्यादा होते हैं, पेट्रोलियम ज़्यादा होते हैं, सोने चांदी के भंडार अगर उस देश के पास ज़्यादा हैं तो अमीर होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अपवाद भी हैं, अभी आपको बताया भी गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में फिर से देख लीजिए, जिनके पास संसाधन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अत्यधिक मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, विश्व में बहुत ज़्यादा इनके पास संसाधन है, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रों में आते हैं ये। जबकि बहुत सारे समृद्ध देश जो डेवलप हो चुके हैं, उनके पास कोई प्राकृतिक संपदा ही नहीं है, फिर भी वो अमीर हैं। ऐसा कैसे है? ये अर्थशास्त्र के केंद्रीय प्रश्न है, और उन सवालों को जवाब मिलेंगे आपको इस पाठ में। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक पाठ को देखेंगे, इसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे, 1 2 3 4 पार्ट, जितने पार्ट्स के अंदर ये पाठ पूरा होगा, सारे पार्ट्स आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। एक समय था जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन तब भी उत्पादन प्रक्रम के द्वारा संसाधनों का रूपांतरण होता था। महत्वपूर्ण क्या चीज है? बेसिक चीज क्या है? संसाधनों का रूपांतरण। संसाधन का रूपांतरण। आपका संसाधन तो है, लेकिन आप क्या उसको मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं? क्या दूसरे रूप में बदल पा रहे हैं? क्या उसका रूप चेंज करके उसको ज्यादा आप मूल्यवान बना पा रहे हैं? क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या आपके पास वो प्रक्रम है जिसके द्वारा आप एक खनिज को या किसी संपदा को या किसी प्राकृतिक संसाधन को दूसरे रूप में बदल सकते हैं, उसको ज़्यादा मूल्यवान, ज़्यादा गुणवान बना सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे आप अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी आपके पास है? अगर है तो आपका देश समृद्ध होगा, नहीं तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। आगे देखिए, आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए क्या जरूरी है? गौर करना, उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है, केवल उसके पास रिसोर्स का होना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है, कौन सी है मुख्य बात? अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। जो संसाधन किसी देश का उपलब्ध है, उसका उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो। उत्पादन का क्या प्रभाव? उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो, उसका फ्लो होना चाहिए। और तथा उस प्रक्रम से कैसे आय तथा संपत्ति का सर्जन किया जाए। अगर ये चीज़ें किसी कंट्री के पास है, ये टेक्नोलॉजी उस देश के पास है, ये माइंड सेट उस कंट्री के पास है, तो वो देश कभी भी गरीब नहीं रह सकता। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आइए अब उत्पादन के इस प्रवाह पर विचार कीजिए। एक एग्जाम्पल आपके सामने होगा, उस पर विचार करते हैं। उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पादन के प्रवाह का सर्जन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक तथा तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। उत्पादन का जो प्रवाह होगा, उसका जो सर्जन होगा, उसके लिए लोग अपनी ऊर्जा को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एनर्जी को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। हमारी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति लाखों छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से होता है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित करने के वाले बड़े बड़े निगमों से लेकर के एकल उद्यमी व्यवसाय भी शामिल है। लेकिन उत्पादन के बाद इन वस्तुओं का क्या होता है? उत्पादन तो हो गया, लेकिन उसके बाद होता क्या है? हर वस्तु के उत्पादकों को अपने निर्गत को बेचने की प्रकृति या प्रवृत्ति होती है। हर कोई बेचना चाहता है। उत्पादन करने के बाद में वह अपनी वस्तु को बेचेगा, उसे लाभ कमाएगा, यही तो चाहता है। और अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधि कहते हैं किसको है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लाभ के लिए की जाती है। ऐसा कोई भी कार्य जो लाभ के लिए किया जाता है अर्थशास्त्र में, उसको आर्थिक गतिविधि कहते हैं। इसलिए पिन अथवा बटन जैसे लघुत्तम मदों से लेकर के वायुयान, ऑटोमोबाइल, बड़ी मशीनरी अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा जैसे कि डॉक्टर, वकील अथवा वित्तीय सलाहकार की सेवा तक सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम उनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से अथवा अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है। जो वस्तु कोई उत्पादक उत्पादित कर रहा है
या तो वह अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में ले ली जाती है, या अग्रिम उत्पादन के लिए किसी और वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोग में ले ली जाती है। अगर अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में ले ली गई है तो वह वस्तु हो जाएगी अंतिम वस्तु, और अगर अगले किसी उत्पादन में उसका उपयोग किया जाता है तो वह वस्तु हो जाएगी मध्यवर्ती वस्तु। प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सी वस्तु हो जाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। अभी आप आगे समझेंगे। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे कि जब इसका प्रयोग अग्रिम उत्पादन के लिए किया जाता है तब अक्सर यह विशेष वस्तु अपनी विशेषता खो देती है, उसका रूप बदल जाएगा ना, तथा उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरी वस्तु के रूप में रूपांतरित हो जाती है। एक उदाहरण भी दिया गया है। कपास उत्पादक किसान धागा तैयार करने वाली मिल को कपास बेचते हैं जहां कपास से धागे तैयार किए जाते हैं। सिंपल। तो कपास तो नहीं रहा ना, अब क्या बन गया? धागा बन गया, रूप बदल गया उसका। इन धागों को कपड़ा मिल को विक्रय किया जाता है। अब कहां जा रहा है ये धागा? कपड़ा मिल को जा रहा है, जहां उत्पादन प्रक्रम के द्वारा इनका रूपांतर कपड़े में हो जाता है। अब कपड़ा बन गया, धागा ने अपनी जो मूल रूप था उसको खो दिया, तथा इस कपड़े को अन्य उत्पादन प्रक्रम के द्वारा पहनने योग्य कपड़े में रूपांतरित कर दिया जाता है। अब यह कपड़ा उपभोक्ताओं का अंतिम उपयोग हेतु विक्रय के लिए तैयार होते हैं। अतः वस्तु ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है तथा जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी भी चरण से गुजरना नहीं पड़ता तथा जिन्हें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें यहाँ से यहाँ तक, और साथ में आप इसको याद भी कर लें, समझ भी लें। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको। उत्पादन की ऐसी मद या प्रकार, उत्पादन की वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिसका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, अर्थात उन्हें या जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी अन्य चरण से नहीं गुजरना पड़ता है अथवा जिनमें कोई पुनः परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु कहते हैं। अंतिम वस्तु को आप बहुत अच्छे से याद कर लें, समझ लें। अर्थशास्त्र में जब राष्ट्रीय आय के लेखांकन की बात होगी, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का जब परिकलन किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा, तो उसमें अंतिम वस्तु ही शामिल की जाती है। प्रश्न भी आता है, राष्ट्रीय आय के परिकलन में किस वस्तु का उपयोग करते हैं? तो उसमें आपको उत्तर देना है अंतिम वस्तु। कौन सा? अंतिम वस्तु। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? इसे हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम वस्तु इसलिए कहते हैं कि इसके बाद में इस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह उपभोक्ता के द्वारा उपभोग कर ली जाती है, उसका अंतिम रूप से उपयोग कर लिया जाता है, इसके बाद में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उसको अंतिम वस्तु कहते हैं। क्योंकि एक बार जिनका विक्रय होने के बाद ये सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है, अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जिनका उपयोग उपभोग के दौरान रूपांतरण होता है। अतः चाय पत्ती का उपभोग हम उसी रूप में, किसकी बात हो रही है? चाय पत्ती की। चाय पत्ती का उपभोग हम उसी रूप में नहीं करते जैसा कि हम खरीदते हैं, बल्कि इसका उपयोग पेय चाय के रूप में होता है जिसका उपभोग किया जाता है। इस तरह हमारे रसोई घर में प्राय भोजन पकाने के प्रक्रम के माध्यम से कच्चे खाद्य पदार्थ को खाने योग्य बनाया जाता है, किंतु घर में भोजन पकाने का कार्य आर्थिक कार्यकलाप के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये लाभ के लिए नहीं होता है, क्योंकि आर्थिक लाभ के लिए नहीं होता है, वह स्वयं के उपभोग के लिए, अंतिम रूप से उपभोग के लिए इसका कार्य होता है। यद्यपि उत्पाद के रूप में इसमें परिवर्तन होता है, घर में बनाया गया भोजन बाजार में विक्रय तो नहीं जाता है। ध्यान दें, यद्यपि यदि इस प्रकार के भोजन बनाने या चाय बनाने का काम किसी जलपान गृह में किया जाए, किसी रेस्टोरेंट में किया जाए, जहां इन पकाए गए पदार्थों का विक्रय उपभोक्ताओं को द्वारा किया जाता है, तब वही मदें जैसे कि चाय पत्ती अंतिम वस्तु कहलाएगी तथा आगतों के रूप में गिनी जाएगी, जिससे आर्थिक मूल्यवर्धन होता है। अतः कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं, कोई भी वस्तु अपनी प्रकृति के कारण अंतिम नहीं होती है, बल्कि
उपयोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है। अगर कोई वस्तु एक बार विक्रय करने के बाद में आर्थिक प्रवाह के क्षेत्र से बाहर हो जाती है, यानी उसका रूपांतरण तो किया जाता है लेकिन वो उपयोग कर ली जाती है, उसका बाजार में बेचान नहीं किया जाता, बाजार में सेल नहीं की जाती, आर्थिक लाभ नहीं कमाया जाता है, तो वह अंतिम वस्तु कहलाएगी। अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान दें आप, अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। कौन कौन सी, लिख लेना आप इसको, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी वस्तुओं का उपभोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा इसका क्रय किया जाता है। इन्हें उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, उपभोग वस्तु किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, अंतिम वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जिनका, जो उदाहरण भी दे सकते हैं आप, आहार तथा वस्त्र जैसी वस्तुएं और मनोरंजन जैसी वस्तुएं, सेवाएं जिनका उपभोग उसी समय हो जाता है जब अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा इसको क्रय किया जाता है। इन्हें उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इसमें सेवाएं भी सम्मिलित है, किंतु सुविधा की दृष्टि से हम उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सेवाएं भी शामिल है लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से इसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।